हेलो एवरीवन, मैं सुमित। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल सैकी जीके पर स्वागत है। आज हम लोग गुप्त काल के जीवन के बारे में पढ़ेंगे। पिछले क्लास में हम लोग गुप्त साम्राज्य के उद्भव, विकास एवं पतन के बारे में पढ़ चुके हैं। अगर आप लोग उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो सबसे पहले उसे देखिए, तब इस वीडियो को देखिएगा। तो चलिए टॉपिक शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग गुप्त काल के जीवन के अंतर्गत प्रशासन पद्धति के बारे में पढ़ेंगे कि गुप्त प्रशासन कैसा था। तो यहाँ पर शासन व्यवस्था जो था वह राजतंत्रात्मक था। कहने का अर्थ यह हुआ कि राजा ही व्यवस्थापिका, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका के सर्वोच्च अधिकारी होते थे। गुप्त शासक दैवी उत्पत्ति में विश्वास करते थे, क्योंकि ये लोग मौर्य शासक के विपरीत परमेश्वर, महाराजाधिराज, परम भट्टारक, परम भागवत जैसे आडंबरपूर्ण उपाधि धारण करते थे। इसका अर्थ यह हुआ कि ये लोग छोटे छोटे राजा पर शासन करते थे। गुप्त शासक जो थे ब्राह्मणों को उदारतापूर्ण दान दिए, तो ब्राह्मणों ने भी गुप्त राजा की तुलना विभिन्न देवताओं से करके अपना आभार प्रकट किए। गुप्त प्रशासन के स्वरूप की अगर बात की जाए तो मौर्य प्रशासन के विपरीत गुप्त प्रशासन का स्वरूप विकेंद्रीकरण पर आधारित था। क्योंकि यहाँ पर राजा के बाद सामंत लोग सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। जबकि मौर्य प्रशासन में हम लोग पढ़ चुके हैं कि उस समय जो प्रशासन था वह केंद्रीकृत प्रशासन था, जबकि गुप्त प्रशासन केंद्रीकृत नहीं था बल्कि विकेंद्रीकरण पर आधारित था। गुप्त शासक प्रांतीय और स्थानीय शासन की पद्धति चलाई, अर्थात दो तरह के शासन पद्धति को इन लोगों ने चलाया। कौन कौन? तो एक है प्रांतीय और दूसरा स्थानीय शासन। गुप्त साम्राज्य जो था तो यह कई भुक्तियों कहने का मतलब हुआ प्रांतों, तो अर्थात गुप्त साम्राज्य कई भुक्तियों में विभाजित था और प्रत्येक भुक्ति के प्रभारी कौन होते थे? ऊपरीक होते थे। यानी प्रत्येक भुक्ति जो थे ऊपरी के अंतर्गत आते थे। यानी हर भुक्ति के एक एक प्रभारी होते थे जिन्हें ऊपरीक कहा गया है। प्रांत जो था वह कई विषयों अर्थात जिलों में विभाजित था और प्रत्येक विषय के प्रधान विषयपति कहलाते थे। उसके बाद है कि विषय जो होते थे, यानी प्रत्येक विषय कई विधियों में विभाजित थे और ये जो विधियां जो थी यह कई ग्राम में विभाजित थे जिसके प्रधान मुखिया कहलाते थे। तो इस तरह से गुप्त साम्राज्य का विभाजन हुआ था, साम्राज्य से लेकर ग्राम तक। अब बात करते हैं हम लोग कि यहाँ के नगर के प्रशासन के बारे में। गुप्त काल में तो नगर के प्रशासन में व्यवसायियों के अंतर्गत जैसे शिल्पी, वणिक एवं लिपिक जैसे व्यवसायियों के संगठनों की अच्छी साझेदारी थी। अर्थात कहने का मतलब यह हुआ कि नगर का कार्य जो संचालित किया जाता था वह इन्हीं व्यवसायियों के संगठनों के द्वारा संचालित किया जाता था। ये जो शिल्पी, वणिक और लिपिक जो थे यह एक ही संस्था में काम करते थे और ये लोग ही नगर के कार्य को संचालित करते थे। शिल्पियों और वणिकों के अलग अलग संगठन होते थे
जिन्हें श्रेणियां कहा गया है। श्रेणियां अपने संगठन के, यानी कहने का अर्थ यह हुआ कि श्रेणियों का अपने संगठन के सदस्यों पर न्यायिक अधिकार होता था। श्रेणियों के द्वारा ही सदस्य के वेतन, काम करने के नियम, मानकों एवं कीमतों का संचालन किया जाता था। प्रत्येक श्रेणियां के एक एक प्रधान होते थे। इन श्रेणियों के कार्यों में राजा के द्वारा हस्तक्षेप नहीं किया जाता था। ये श्रेणियां स्वयं अपना नियम बनाती थी और इस स्थानीय प्रशासन में भी यह महत्वपूर्ण भूमिका निभाया करती थी। अब बात कर रहे हैं जब हम लोग नगर के प्रशासन की, तो गुप्त काल में नगरों का क्रमिक रूप से पतन हुआ था। अगर आपसे यह पूछा जाए कि नगरों का क्रमिक पतन किस काल की प्रमुख विशेषता है, तो वह होगा गुप्त काल। क्योंकि गुप्त काल में जो है नगरों का क्रमिक रूप से पतन हुआ है, अचानक नहीं हो गया है बल्कि क्रमिक रूप से हुआ है। जैसे अगर बात करें कि गंगा घाटी में जो समृद्ध शहर हुआ करते थे, नगर हुआ करते थे, गुप्त काल में उस शहर को त्याग दिया गया। ह्वेनसांग के भारत आने तक पाटलिपुत्र जैसे शहर गांव बन चुके थे। तो इसी वजह से कहा जाता है कि गुप्त काल में नगरों का क्रमिक रूप से पतन हुआ था, जो कि गुप्त काल की यह विशेषता है। अब हम लोग आगे बात करते हैं कि ये जो गुप्त साम्राज्य था, तो साम्राज्य के अधिकांश भागों पर सामंतों का अधिकार था। यानी साम्राज्य के अधिकांश भाग सामंतों के हाथ में थे, जिसे समुद्रगुप्त ने अपने अधीन कर लिया था। यानी उन सामंतों को समुद्रगुप्त अपने अधीन किया हुआ था। और उस सामंत में, जैसे कि सीमावर्ती सामंत के बारे में अगर बात किया जाए, जो कि हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं, सीमावर्ती सामंत, तो सीमावर्ती सामंत को 3 तरह की जिम्मेवारियां सौंपी गई थी। कौन कौन सी? तो स्वयं जो है सामंत, सीमावर्ती जो सामंत थे, इनको 3 तरह की जिम्मेवारियां सौंपी गई थी। कौन कौन सी? तो ये लोग राजा के दरबार में स्वयं उपस्थित होकर सम्मान निवेदन करते थे। दूसरा, ये लोग नजराना चढ़ाते थे, यानी उपहार लेकर आते थे। ठीक है। तीसरा जो बात है वह है विवाहार्थ अपनी पुत्री समर्पित करना। और इन्हीं तीनों जिम्मेवारियां के बदले इन सामंतों को अपने क्षेत्र में अधिकार करने का एक शासन पत्र, या फिर हम कह सकते हैं कि अधिकार पत्र दिया जाता था। अब हम लोग बात करते हैं कि मंदिरों एवं ब्राह्मणों को भूमि अनुदान या फिर ग्राम अनुदान भी कह सकते हैं। तो मंदिरों एवं ब्राह्मणों को भूमि अनुदान या ग्राम अनुदान प्रथा का आरंभ किसने किया था? तो वह सातवाहन ने किया था। ठीक है, सातवाहनों ने किया था। लेकिन इस प्रथा का सबसे अधिक प्रचलन कब हुआ? तो वह हुआ गुप्त काल में। तो अगर आपसे यह पूछा जाता है कि मंदिरों एवं ब्राह्मणों को भूमि अनुदान या फिर ग्राम अनुदान देने की प्रथा का सबसे अधिक विकास या सबसे अधिक प्रचलन किस काल में हुआ? तो वह होगा गुप्त काल में।
या फिर किस शासकों के द्वारा सबसे अधिक दान में दिया गया ब्राह्मणों को भूमि या फिर ग्राम, तो वह होगा गुप्त शासक ही दिए थे। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि हो सकता है कि भूमि अनुदान ना लिख के ग्राम अनुदान लिख दे, तो भी आंसर यही होगा। तो अब बात करते हैं कि मंदिरों एवं ब्राह्मणों को जो भूमि अनुदान दी जाती थी, अर्थात भूमि दान में या ग्राम दान में जो दी जाती थी, वह कर रहित दी जाती थी, जिसे अग्रहार कहा गया है। कर रहित कहने का मतलब यह हुआ कि राजा जिन पुरोहित को भूमि या ग्राम दान में दे देते थे, तो अब उस भूमि या गांव में राजा के अधिकारी प्रवेश नहीं कर सकते थे। उस भूमि से राजा के अधिकारी कर नहीं वसूल कर सकते थे। इसलिए कहा गया है कि यह जो भूमि इन लोगों को जो अनुदान में दी जाती थी, वह कर रहित भूमि होती थी, कर रहित ग्राम होती थी, जिसे अग्रहार कहा गया है। अब उस गांव में रहने वाले, मतलब जो गांव को दान में दे दिया जाता था, तो उस गांव में रहने वाले लोग में से मान लीजिए कि अगर कोई अपराधी है, तो उस अपराधी को दंड देने का अधिकार अनुदान भोगी को था। यानी जिन्हें भूमि दान में दिया गया था, जिन्हें गांव दान में दिया गया था, उन्हें उस अपराधी यानी उस क्षेत्र में रहने वाले अपराधी को दंड देने का अधिकार था, ना कि राजा को। तो यही था भूमि अनुदान या फिर ग्राम अनुदान। तो जिन्हें भूमि अनुदान या ग्राम अनुदान दिया जाता था, तो वैसे व्यक्ति को क्या कहेंगे? अनुदान भोगी। तो अब बात करते हैं कि गुप्त साम्राज्य का जो प्रशासन संबंधी बहुत सारे काम होते थे, वह सामंतों एवं अनुदान भोगियों के द्वारा संपन्न हो जाते थे। यानी साम्राज्य के प्रशासन से संबंधित बहुत सारे काम सामंत एवं अनुदान भोगियों के द्वारा ही संपन्न हो जाते थे। इसी वजह से गुप्त शासकों को मौर्य शासक के जैसा अधिक अधिकारी जो है रखने की जरूरत नहीं पड़ी। गुप्त शासक कुछ अधिकारियों की मदद से ही प्रत्यक्ष शासन करते थे, और उनके अधिकारियों में से सबसे बड़े अधिकारी थे कुमारामात्य। क्या नाम था? कुमारामात्य। इस अधिकारी को इनके प्रांतों में ही नियुक्त किया जाता था। अब हम लोग कुछ अन्य अधिकारियों से संबंधित शब्दावली को देखते हैं। जैसे संधि विग्रहिक किसे कहते हैं? तो युद्ध एवं शांति के मंत्री को संधि विग्रहिक कहा गया है। फिर है महादंड नायक, न्यायाधीश को, न्याय संबंधी अधिकारी को महादंड नायक कहा गया है गुप्त काल में। ध्रुवाधिकरण, राजस्व अधिकारी को ध्रुवाधिकरण कहा गया है। बृहदेश्वर, अश्वसेना के अधिकारी को बृहदेश्वर कहा गया है। कटुक, गज सेना के अधिकारी को कटुक कहा गया है। दंडपाशिक, पुलिस अधिकारी, पुलिस विभाग के मुख्य अधिकारी को दंडपाशिक कहा गया है। अब क्या होता था कि ये जो अधिकारी थे या फिर सरकारी जो सेना थे, ये लोग क्या करते थे? ग्रामवासियों से कभी कभी बेगाड़ अर्थात निःशुल्क श्रम करवाते थे, जिसे विष्टि कहा गया है। तो गुप्त काल में विष्टि किसे कहा गया है? बेगाड़ को। बेगाड़ किसे कहते हैं? तो निःशुल्क श्रम को कहते हैं। चलिए, तो अब हम लोग देख लिए कि गुप्त काल में प्रशासन पद्धति कैसा था। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, वह है सामाजिक गतिविधि। तो देखते हैं यहाँ पर सामाजिक जीवन कैसा था, सामाजिक गतिविधि कैसी थी। तो क्या हुआ कि गुप्त काल में ब्राह्मणों को जो भूमि दान जो दी जाती थी, अपार रूप से जो भूमि दान दी जाती थी,
वह इस बात का द्योतक है कि इस काल में भी ब्राह्मणों की प्रतिष्ठा बनी रही थी। ब्राह्मण गुप्त राजाओं की तुलना भगवान से करते थे। ब्राह्मणों को जो भूमि दान में मिलती थी, जो ग्राम दान में मिलती थी, उससे इन लोगों को अधिक धन प्राप्त होता था और इस प्रकार ब्राह्मणों ने बहुत से विशेषाधिकार अर्जित किए। और इस बात की जानकारी हमें कहाँ से प्राप्त होती है? तो वह हमें नारद स्मृति से इस बात की जानकारी प्राप्त होती है। सेकंड पॉइंट की बात करें सामाजिक गतिविधि में, तो गुप्त काल में वर्ण जो था, यानी वर्ण व्यवस्था जो था, वह अगणित जातियों उपजातियों में बट गए थे। तो क्यों बट गए थे? इसके दो कारण थे। कौन कौन से? फर्स्ट कारण है कि विदेशियों का भारतीय समाज में घुल मिल जाना। तो इस बात को हम लोग समझते हैं कि विदेशियों का भारतीय समाज में घुल मिल जाने का कहने का मतलब यह हुआ कि विदेशी लोग जो भारत आए वह विजेता के रूप में आए। इस वजह से उन लोगों को भारत में क्षत्रिय कहा गया। 5वीं सदी के अंत तक हुन जो स्कंदगुप्त के समय में भारत पर सर्वप्रथम आक्रमण किए थे, तो 5वीं सदी के अंत तक हुन लोग राजपूत के 36 कुल में से एक कुल के माने जाने लगे और आज भी हुन उपाधि के राजपूत देखने को मिलते हैं। सेकंड कारण की बात करें कि वर्ण जो है वो गणित जातियों उपजातियों में बट गए थे, तो इसके सेकंड कारण की बात करें तो वह सेकंड रीजन है कि ग्राम अनुदान की प्रक्रिया में बहुत से जनजातीय लोगों का ब्राह्मणीय समाज में समा जाना। क्या था कि जनजातीय लोगों के जो सरदार होते थे, ये लोग अपने आप को ब्राह्मण कहने लगे थे। ये लोग ब्राह्मण समाज में प्रवेश कर गए थे, जबकि जो जनजाति सरदार नहीं थे वो उस समय तक भी जनजाति ही थे। तो इन्हीं दो कारणों के वजह से गुप्त काल में वर्ण और गणित जातियों एवं उपजातियों में बट गए थे। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं कि गुप्त काल में शूद्रों की स्थिति में सुधार हुआ था। तो कैसे हुआ था? तो अब इस काल में शूद्रों को रामायण महाभारत पुराण सुनने का अधिकार प्राप्त हो चुका था एवं कृष्ण जैसे नए भगवान की पूजा करने का भी अधिकार इन लोगों को प्राप्त हो गया था। शूद्रों की भांति इस काल में स्त्रियों को भी रामायण महाभारत पुराण सुनने का अधिकार प्राप्त हो गया था एवं कृष्ण की पूजा करने का अधिकार प्राप्त हो गया था। गुप्त काल में संस्कृत भाषा में, या फिर हम ऐसे कह सकते हैं कि गुप्त काल में जो संस्कृत नाटक लिखा जाता था, तो उस संस्कृत नाटक में स्त्री एवं शूद्र प्राकृत भाषा बोलते थे, जबकि इसी नाटक में उच्च वर्ण के लोग संस्कृत भाषा बोलते थे। इस काल में क्या हुआ कि अछूतों विशेष करके चांडालों की संख्या में वृद्धि हुई। इस काल में स्त्रियों को तो रामायण महाभारत पुराण सुनने का अधिकार एवं कृष्ण की पूजा करने का अधिकार तो भले ही प्राप्त हुआ, लेकिन गुप्त काल के पहले एवं गुप्त काल में भी उच्च वर्ण के स्त्रियों को स्वतंत्रता पूर्वक जीवन जीने का अधिकार अभी तक भी प्राप्त नहीं हुआ था। यानी गुप्त काल से पहले तो नहीं था और गुप्त काल में भी स्वतंत्रता पूर्वक जीवन उच्च वर्ण के महिलाओं को जीने का अधिकार नहीं था। और इसी काल में सती प्रथा का उद्भव हुआ। सती प्रथा क्या था?
तो पति के मरने पर उसके चिता पर पत्नी का आत्मदाह करना, इसे ही सती प्रथा कहा गया है। तो सती प्रथा का उद्भव जो हुआ था वह कब हुआ था? वह गुप्त काल में हुआ था। और सती प्रथा का पहला अभिलेखीय साक्ष्य, यानी अभिलेख में जो लिखा गया साक्ष्य है, वह हमें कहाँ से पहला अभिलेखीय साक्ष्य प्राप्त हुआ है? तो वह एरन अभिलेख से प्राप्त हुआ है। एरन अभिलेख कहाँ पर है? तो एरन अभिलेख मध्य प्रदेश में है। और यह पहला अभिलेखीय साक्ष्य कब प्राप्त हुआ था? तो यह 510 ईस्वी में प्राप्त हुआ था। तो यह जो एरन अभिलेख है वह किस शासक से संबंधित है? तो यह गुप्त शासक भानुगुप्त से संबंधित है। एरन अभिलेख जो मध्य प्रदेश में है। तो इसी एरन अभिलेख में गुप्त शासक भानुगुप्त के सेनापति, जिनका नाम था गोपराज, तो गोपराज की स्त्री के सती का उल्लेख इसी एरन अभिलेख में किया गया है। और यही एरन अभिलेख पहला अभिलेखीय साक्ष्य के रूप में हमें सती प्रथा के बारे में जानकारी देती है। ठीक है, तो इस तरह से देखा जाए इस काल में सती प्रथा के साथ साथ और भी बाल विवाह, इन सब चीज़ों का अधिक विकास हुआ। तो इस तरह से कह सकते हैं कि गुप्त काल में सामाजिक जीवन में गिरावट देखने को मिला है। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं गुप्त काल के जीवन के अंतर्गत, वह है व्यापार एवं कृषि मूलक अर्थव्यवस्था। व्यापार एवं कृषि मूलक अर्थव्यवस्था के अंतर्गत हम लोग 3 पॉइंट को देखेंगे। एक है कृषि, दूसरा वाणिज्य व्यापार और तीसरा मुद्रा व्यवस्था। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट है कृषि। तो गुप्त काल में आर्थिक जीवन का यह मुख्य आधार था कृषि। क्यों? क्योंकि इस समय जो आय का मुख्य स्रोत होता था वह भू राजस्व था, जो उपज का 1/6 भाग लिया जाता था। यानी जितना उपज होता था उसका कितना लिया जाता था? तो 1/6 भाग लिया जाता था। क्या चीज़? भू राजस्व। और यही भू राजस्व आय का या फिर आमदनी का मुख्य स्रोत होता था। गुप्त काल में भू राजस्व को उदंग्र और भागकर भी कहा गया है। अब बात करते हैं हम लोग कि ओप्रहत क्या था? तो उस समय बिना जोती हुई जंगली भूमि जो होती थी, जंगल में जो भूमि होती थी बिना जोती हुई, उसे ओप्रहत कहा गया है। इस काल में कृषि के साथ साथ सिंचाई व्यवस्था पर भी ध्यान दिया गया। सिंचाई के लिए रहट या फिर घंटी यंत्र का प्रयोग किया जाता था। और जिस तरह से इस काल में भूमि कर लिया जाता था, जिसे भू राजस्व कहते हैं, तो उसी तरह से सिंचाई के लिए भी सिंचाई कर लिया जाता था। और सिंचाई कर को क्या कहा गया है? तो सिंचाई कर को उस समय विदक भागम या फिर उदक भाग कहा गया है। ठीक है, तो अगर आपसे यह पूछा जाए कि गुप्त काल में सिंचाई कर को क्या कहते थे, तो विदक भागम या फिर उदक भाग कहते थे। सिंचाई व्यवस्था की अगर बात करें तो रुद्रदामन के तरह ही स्कंदगुप्त ने भी, गुप्त शासक स्कंदगुप्त ने भी सुदर्शन झील का, यानी गिरनार क्षेत्र में, गुजरात के सौराष्ट्र में जो गिरनार क्षेत्र है वहाँ पर जो सुदर्शन झील का जो चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा जो निर्माण कराया गया था, तो स्कंदगुप्त ने रुद्रदामन के तरह ही सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण करवाया था। क्योंकि इससे पहले हम लोग रुद्रदामन से पढ़े थे, रुद्रदामन के बारे में पढ़े थे कि वो भी जो है सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण करवाए थे, अर्थात मरम्मत करवाए थे। तो अब बात करते हैं हम लोग कृषि के अंतर्गत कुछ अन्य भूमि से संबंधित शब्दावली के बारे में। जैसे क्षेत्र भूमि। क्षेत्र भूमि किसे कहा जाता था? तो उपजाऊ भूमि को कहा जाता था गुप्त काल में क्षेत्र भूमि। वास्तु भूमि किसे कहा जाता था? तो रहने योग्य भूमि, यानी निवास करने योग्य भूमि को कहा जाता था वास्तु भूमि। शील भूमि किसे कहा जाता था? तो बंजर भूमि।
जो भूमि उपजाऊ नहीं है तो वैसे भूमि को सील भूमि कहा जाता था। अब हम लोग व्यापार और कृषि मूलक अर्थव्यवस्था के अंतर्गत सेकंड पॉइंट देखते हैं, वाणिज्य व्यापार। तो वाणिज्य व्यापार की बात करें तो उत्तर भारतीय व्यापार का जो संचालन होता था वह ताम्रलिप्ति पतन, पतन किसे कहते हैं, एक तो पतन होता है जैसे विनाश और एक पतन होता है बंदरगाह, बंदरगाह को कहते हैं। तो उत्तर भारतीय व्यापार का जो संचालन होता था वह ताम्रलिप्ति पतन यानी ताम्रलिप्ति बंदरगाह के द्वारा संचालित किया जाता था। और यह ताम्रलिप्ति बंदरगाह कहाँ पर था, तो वर्तमान में पश्चिम बंगाल राज्य के मिदनापुर जिले में ताम्रलिप्ति बंदरगाह था। और इसी बंदरगाह से दक्षिण पूर्वी एशिया, श्रीलंका, चीन, जावा, सुमात्रा के साथ व्यापार संचालित किया जाता था। अब हम लोग बात करें कि पश्चिम भारत का प्रमुख बंदरगाह कौन था, क्योंकि यह जो ताम्रलिप्ति बंदरगाह जो था वह पूर्वी भारत में था, यानी पूर्वी भारत का प्रमुख बंदरगाह था। तो पश्चिम भारत का प्रमुख बंदरगाह कौन सा था, तो वह था भड़ौच। भड़ौच कहाँ है, तो वर्तमान में गुजरात राज्य में है भड़ौच। तो इस बंदरगाह से पश्चिमी देशों के साथ व्यापार किया जाता था। अब बात करते हैं हम लोग कि भारत का व्यापार जो रोमन साम्राज्य के साथ किया जाता था, अर्थात भारतीय व्यापारी रेशम का निर्यात करते थे रोम में, यानी रोमन साम्राज्य को जो है रेशम देते थे। तो क्या हुआ कि हुनों के आक्रमण से, यानी हुन जब भारत पर आक्रमण किए थे तो उस समय वह रोम पे भी आक्रमण किया था। तो क्या हुआ कि उसके लगातार आक्रमण से, यानी हुनों के लगातार आक्रमण से रोमन साम्राज्य समाप्त हो चुका था, लगभग समाप्त हो चुका था। सिर्फ पूर्वी रोमन साम्राज्य बचा हुआ था। यानी मान लीजिए कि अगर यह रोम है, रोमन साम्राज्य है, तो सिर्फ यह जो पूर्वी रोमन साम्राज्य था सिर्फ यह बचा हुआ था और इधर का लगभग यह साम्राज्य समाप्त हो गया था हुनों के लगातार आक्रमण की वजह से। तो उसी वजह से रोमन साम्राज्य के समाप्त होने पर भारतीय व्यापारी दक्षिण पूर्वी एशियाई व्यापार पर अधिक निर्भर हो गए थे, क्योंकि अब जब वह साम्राज्य ही नहीं रहा, साम्राज्य का अधिकांश हिस्सा ही जब नहीं, मतलब अब रोम के अंतर्गत नहीं रहा, रोमन शासक के अंतर्गत नहीं रहा, तो अब भारत लोग व्यापार कैसे करेंगे उनके साथ। तो इस वजह से उस रोमन साम्राज्य के समाप्त होने पर भारतीय व्यापारी सबसे अधिक किस पर निर्भर हो गए, तो वह होगा दक्षिण पूर्व एशियाई व्यापार पर सबसे अधिक निर्भर हो गए। और यह जो दक्षिण पूर्व एशियाई व्यापार वह इन दोनों में से किस बंदरगाह से संचालित किया जाता था, तो वह होगा ताम्रलिप्ति बंदरगाह से संचालित किया जाता था। लेकिन क्या हुआ कि लगभग 550 ईस्वी तक, क्योंकि गुप्त काल जो है 550 ईस्वी तक रहा है लगभग, तो लगभग 550 ईस्वी तक इस पूर्वी रोमन साम्राज्य के साथ भारतीय लोग रेशम का व्यापार करते रहे। लेकिन क्या हुआ कि 550 ईस्वी के आसपास पूर्वी रोमन साम्राज्य के जो लोग थे वह चीन से रेशम बनाने की कला सीख लिए थे। तो इस वजह से क्या हुआ कि अब विदेशों में भारतीय रेशम का मांग घट चुका था। और इस कारण से क्या हुआ कि भारत के जो रेशम बुनकर थे, जो पश्चिमी भारत में अपने मूल निवास स्थान लाट प्रदेश में रहते थे, तो वह इस लाट प्रदेश को छोड़कर मंदसौर चले गए। और यह मंदसौर कहाँ पड़ता है, तो वर्तमान में मध्य प्रदेश राज्य में। तो ये लोग रेशम बुनकर मंदसौर चले आए और ये लोग अपने मूल व्यवसाय को छोड़कर अन्य व्यवसाय को अपना लिए। तो इस तरह से हम लोग वाणिज्य व्यापार को भी देख लिए। अब बात करते हैं मुद्रा व्यवस्था की। मुद्रा व्यवस्था की बात की जाए तो गुप्त काल में सोने का सिक्का
जारी किया गया था जिसे दिनार कहा गया है, जबकि इस काल में चांदी का भी सिक्का जारी किया गया था जिसे रूपक या फिर रुपयक कहा गया है। और चांदी का सिक्का सर्वप्रथम किस गुप्त शासक ने जारी किया था, इस बात को हम लोग पढ़ चुके हैं, तो वह होगा चंद्रगुप्त द्वितीय। लेकिन अगर आपसे सिर्फ यह पूछा जाए कि सर्वप्रथम किस गुप्त शासक ने सिक्का जारी किया था, तो वह होगा चंद्रगुप्त प्रथम। अब बात करते हैं कि गुप्त काल में सबसे अधिक सिक्का जो प्राप्त हुआ है वह हुआ है बयाना से। बयाना कहाँ पड़ता है, तो वर्तमान राजस्थान के भरतपुर में बयाना जगह है, और इसी बयाना से गुप्त कालीन सबसे अधिक सिक्का प्राप्त हुआ है। चीनी यात्री फाहियान के अनुसार गुप्त काल में लोग दैनिक क्रय विक्रय या फिर दैनिक लेन देन खरीद बिक्री में ये लोग कौड़ियों का प्रयोग करते थे। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग गुप्त काल के जीवन के अंतर्गत नेक्स्ट पॉइंट की, और वह है कला एवं संस्कृति। गुप्त काल में अगर देखा जाए तो सबसे अधिक विकास जो हुआ है वह हुआ है कला एवं संस्कृति में ही। तो इसी आधार पर यानी कला एवं संस्कृति के क्षेत्र में ही सबसे अधिक विकास होने के कारण गुप्त काल को प्राचीन भारत या फिर भारत का स्वर्ण युग कहा गया है। तो किस काल को भारत का स्वर्ण युग कहा गया है, तो गुप्त काल को कहा गया है। तो देखते हैं हम लोग इस काल में क्या हुआ कि सभी धर्मों का विकास हुआ, क्योंकि इस धर्म के भी इस काल के भी जो शासक थे वह धर्मनिरपेक्ष शासक थे। तो इस वजह से सभी धर्मों में विकास हुआ, लेकिन सबसे अधिक जो विकास हुआ था वह वैष्णव धर्म, जिसे भागवत धर्म भी कहते हैं, उस धर्म का सबसे अधिक विकास हुआ। और इस वजह से गुप्त शासक अपने राजकीय धर्म यानी गुप्त शासक का जो राजकीय धर्म था वह वैष्णव या फिर भागवत धर्म था। अब बात करते हैं कला एवं संस्कृति के अंतर्गत स्थापत्य कला, चित्रकला एवं मूर्ति कला के बारे में। तो चलिए स्थापत्य कला को देखते हैं। तो स्थापत्य कला की बात की जाए तो भारत में सर्वप्रथम मंदिर का जो निर्माण करने की जो शुरुआत हुई यानी वो गुप्त काल में ही हुई थी। यानी मंदिर का निर्माण सर्वप्रथम भारत में जो किया गया वह किस काल में, तो वह गुप्त काल में किया गया था। जैसे कुछ महत्वपूर्ण मंदिर को हम लोग देखते हैं, तो जैसे कि दशावतार मंदिर। दशावतार मंदिर कहाँ है, तो उत्तर प्रदेश राज्य के झांसी में देवगढ़ जगह है। वहीं देवगढ़ में दशावतार मंदिर है जो गुप्त कालीन सर्वश्रेष्ठ मंदिर है। यानी गुप्त काल की अगर सर्वश्रेष्ठ मंदिर अगर जिसे माना जाता है तो वह है दशावतार मंदिर, जो भगवान विष्णु को समर्पित है। अब बात करते हैं पार्वती मंदिर। तो पार्वती मंदिर कहाँ है, तो मध्य प्रदेश के नचना कुठार में है। फिर विष्णु मंदिर, तो विष्णु मंदिर मध्य प्रदेश के तिगवा में है। अब बात करते हैं लक्ष्मण मंदिर। तो लक्ष्मण मंदिर कानपुर के यानी उत्तर प्रदेश राज्य के कानपुर में भीतर गांव जगह है, वहीं पर लक्ष्मण मंदिर को बनवाया गया था। और यह लक्ष्मण मंदिर ईंट से निर्मित है। अगर आपसे पूछा जाए कि लक्ष्मण मंदिर का निर्माण किससे किया गया था, तो वह ईंट से किया गया था। तो इस तरह से हम लोग स्थापत्य कला के अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण मंदिर को देखें। अब बात करते हैं हम लोग कला एवं संस्कृति में चित्रकला के बारे में। तो चित्रकला में अगर बात की जाए तो गुप्त काल में अजंता एवं बाघ की चित्रकला सबसे अधिक प्रसिद्ध मानी जाती है, जो बौद्ध धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं मूर्ति कला की। मूर्ति कला की अगर बात की जाए तो गुप्त काल में ही सर्वप्रथम ब्रह्मा, विष्णु एवं शिव की संयुक्त मूर्ति को बनाया गया था। यानी ब्रह्मा, विष्णु एवं शिव की संयुक्त मूर्ति का निर्माण सर्वप्रथम किस काल में हुआ, तो वह होगा गुप्त काल में। अर्धनारीश्वर की मूर्ति अर्थात पार्वती एवं शिव की अर्धनारीश्वर मूर्ति भी इसी काल में सर्वप्रथम बनाया गया था।
हरिहर की मूर्ति इसी काल में सर्वप्रथम बनाया गया था एवं 2 मीटर से ऊंची बुद्ध की कांस्य मूर्ति इसी काल में बनाया गया था। और यह कहाँ से प्राप्त हुआ है? बुद्ध की कांस्य मूर्ति जो 2 मीटर से ऊंची है, तो वह हुआ है भागलपुर के सुल्तानगंज से यह बुद्ध की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है। अब बात करते हैं हम लोग कि गुप्त काल के जीवन के अंतर्गत नेक्स्ट पॉइंट की, वह है शिक्षा एवं साहित्य। शिक्षा एवं साहित्य में भी इस काल में बहुत विकास हुआ। गुप्त शासक यानी गुप्त साम्राज्य का जो गुप्त शासकों का जो राजकीय भाषा था वह संस्कृत भाषा था। इस काल में वल्लभी, मथुरा के साथ साथ नालंदा शिक्षा के महत्वपूर्ण केंद्र थे। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, वह है विज्ञान और प्रौद्योगिकी। विज्ञान और प्रौद्योगिकी में अगर बात की जाए तो देखते हैं हम लोग आर्यभट्ट। आर्यभट्ट जो पाटलिपुत्र के रहने वाले थे, ये प्रसिद्ध गणितज्ञ थे। इन्होंने दशमलव पद्धति के जनक किन्हें कहा गया है, किन्हें माना गया है? तो वह आर्यभट्ट को माना गया है। यानी दशमलव पद्धति के जनक कौन थे? तो आर्यभट्ट थे। आर्यभट्ट की कुछ रचना है जैसे सूर्य सिद्धांत एवं आर्यभट्टीय। आर्यभट्ट ही सर्वप्रथम यह बतलाए थे कि पृथ्वी के अपने धुरी पर घूमने के वजह से, धुरी कहने का मतलब एक्सिस, यानी पृथ्वी के अपने एक्सिस पर घूमने के वजह से ही सूर्योदय एवं सूर्यास्त होता है, अर्थात दिन एवं रात होता है। तो इस बात को सर्वप्रथम किसने बताया था? तो वह आर्यभट्ट ने बताया था। अब बात करते हैं हम लोग कुछ अन्य विद्वान की, जैसे भास्कराचार्य। भास्कराचार्य भी आर्यभट्ट के तरह ही प्रसिद्ध गणितज्ञ थे। अब बात करते हैं हम लोग सुश्रुत। सुश्रुत की बात की जाए तो यह जो थे आयुर्विज्ञान विषयक रचना के लिए इन्हें जाना जाता था। हम लोग अन्य विद्वानों के बारे में भी बात किए हैं पिछले वीडियो में, जैसे चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में नवरत्न रहते थे, तो उनके बारे में हम लोग वहाँ डिटेल से पढ़ चुके हैं, तो उसे आप लोग देख लीजिएगा। अब बात करते हैं कि चीनी यात्री सुंग यून की, ठीक है। तो चीनी यात्री सुंग यून भारत की यात्रा कब किए थे? चीनी यात्री नाम क्या है? सुंग यून। तो यह जो भारत की यात्रा किए थे वो 518 ईस्वी में किए थे, यानी गुप्त काल के समय में ही किए थे, और भारत में 3 वर्ष तक रहे थे। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, जो इम्पोर्टेंट है शतरंज खेल के बारे में। शतरंज खेल जिसे चतुरंग भी कहा जाता है, तो शतरंज खेल की शुरुआत किस देश से हुई थी? तो वह होगा भारत। और भारत में भी किस काल में हुई थी? तो वह होगा गुप्त काल में। यानी गुप्त काल में ही सर्वप्रथम शतरंज खेल की शुरुआत हुई थी, और भारत के बाद फिर यह खेल ईरान और उसके बाद यूरोप पहुंचा। तो आज हम लोगों का गुप्त साम्राज्य समाप्त हो गया। यह वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। थैंक यू।